हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में अपन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पेज बुकलेट एक्सरसाइज 2 से। तो सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस देख लो और एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो। ओके, तो इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करना चालू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L/G। और टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो लेंथ भी बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। मगर देखो, टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रहा, वो लेंथ के अंडर रूट पे डिपेंड कर रहा है। और जो लेंथ है वो L0 1 प्लस अल्फा टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। लेंथ जो है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, मगर टाइम पीरियड अंडर रूट ऑफ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड भी टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकता, राइट? तो ऑप्शन बी ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 2। ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन विद राइज इन टेम्परेचर, मेटालिक स्केल रीडिंग बिकम्स लेसर देन ट्रू वैल्यू। देखो, यहाँ पे अगर मान लो किसी मेटालिक स्केल से अपन किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर मेटालिक स्केल की यूनिट्स भी एक्सपांड कर जाएंगे। मान लो इनिशियली ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का ये वाला रीडिंग मैच हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो ये सारे जो रीडिंग्स है वो भी आगे एक्सपांड हो जाएंगे। तो हो सकता है कि उसके बाद ये वाला रीडिंग मैच हो, राइट? यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सपांड नहीं कर रहा। ऑप्शन ए के स्टेटमेंट में खाली स्केल की बात हो रही है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा और स्केल एक्सपांड हो गया तो उसका रीडिंग कम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, पेंडुलम क्लॉक बिकम्स फास्ट। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड अगर बढ़ा तो पेंडुलम क्लॉक फास्ट रन करेगा या स्लो? टाइम पीरियड बढ़ना मतलब वो ज्यादा टाइम ले रहा होगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो पेंडुलम क्लॉक्स उस केस में स्लो हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी, अ फ्लोटिंग बॉडी सिंक्स अ लिटिल मोर। इमर्स्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता था डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट? टेम्परेचर के बढ़ने पर जो नया डेंसिटी होगा वो ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता था। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा? ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। तो ये जो फ्रैक्शन इमर्स्ड है, ये बढ़ेगा या कम होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? दोनों के गामास पे। बट जनरली किसका गामा ज्यादा होता है? लिक्विड्स का। यहाँ पे ऑप्शन में उनको एक्चुअली देना चाहिए था कि अज्यूम दैट गामा ऑफ लिक्विड इज मोर देन गामा ऑफ फ्लोटिंग बॉडी या गामा ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन अज्यूम कर सकते हैं। तो गामा ऑफ लिक्विड अगर गामा ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड वो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो ऑप्शन सी सही है, राइट? सिमिलरली ऑप्शन डी चेक करते। द वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिक्विड इंक्रीजेस। लिक्विड के अंदर जो बॉडी का वेट होता है वो उसका ट्रू वेट माइनस बुएंसी फोर्स। ट्रू वेट पे तो कोई असर नहीं आएगा। तो लिक्विड के अंदर बॉडी का वेट बढ़ेगा या कम होगा ये बुएंसी फोर्स पे डिपेंड करेगा। एंड बुएंसी फोर्स इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर जो नया बुएंसी फोर्स है वो कितना होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। ऑब्जेक्ट का जो नया वॉल्यूम है वो कितना होगा? वॉल्यूम 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट डेल्टा टी इनटू जी। यहाँ पे भी अगर मैं अज्यूम करूँ कि गामा ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो हायर टेम्परेचर पे बुएंसी फोर्स कम हो जाएगा। एंड बुएंसी फोर्स अगर कम हो गया तो लिक्विड के अंदर जो वेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बुएंसी फोर्स वाला जो टर्म है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट?
तो अगर ये टर्म कम हुआ तो वेट ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। ऑप्शन डी भी सही है, बट स्टिल आई विल से दैट इन दोनों ऑप्शन सी और डी में उनको ये कंडीशन भी देना चाहिए था टू बी मोर स्पेसिफिक। गामा ऑफ लिक्विड इज मोर देन गामा ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, during heat exchange temperature of a solid mass does not change, temperature constant है, so in this process heat is not supplied to the mass। देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो है उसके अकॉर्डिंग Q इज W प्लस डेल्टा यू, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे सॉलिड्स की बात चल रही है ना, सॉलिड्स के लिए अगर अपन कोई एग्जांपल्स देखें, सॉलिड्स में जनरली कौन से प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? चेंज ऑफ स्टेट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, जब आइस को अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा 0 डिग्रीज पे, इसको हीट सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा ना, और सेम टेम्परेचर पे रहते हुए ये पानी में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो क्या टेम्परेचर का कांस्टेंट होने का ये मतलब है कि हीट सप्लाई नहीं किया जा रहा? नहीं, हीट सप्लाई भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे मे भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलवेज वाला स्टेटमेंट है। इट्स लाइक सेइंग इट्स डेफिनेटली नॉट सप्लाई टू द मास। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है ना। और वैसे ही अगर तुम फर्स्ट लॉ को ऑब्जर्व करते हो, Q इक्वल्स टू W, हीट इज नॉट बीइंग टेकन आउट फ्रॉम द मास, ये भी पॉसिबल हो सकता है। हीट को अगर किसी मास से निकालते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन भी नेगेटिव हो सकता है, राइट। ऑप्शन सी और डी सही है, क्योंकि यहाँ पे मे बी वाला स्टेटमेंट यूज किया हुआ है। तो टेम्परेचर के कांस्टेंट रहने से इनमें से कुछ भी हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन दी प्रोसेस, राइट। एनी डाउट सो फार? क्वेश्चन 4 देखिए अभी। Yes. वाटर इक्विवेलेंट of a copper calorimeter is 4.5 grams। ये वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है और कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। तो कैलोरीमीटर का मास पूछे। देखो वाटर इक्विवेलेंट मतलब 4.5 ग्राम्स का जो पानी होगा वो कॉपर कैलोरीमीटर के मास के इक्विवेलेंट होगा। तो कॉपर का अगर मैं मास x मान लूं तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट इन द सेंस दोनों दोनों को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, दोनों का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सेम अमाउंट से हीट सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मान लो मैं दोनों का टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से बढ़ाना चाहता हूँ तो पानी को कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा? 4.5 इंटू पानी का स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी। और कॉपर को कितना करना पड़ेगा? कॉपर का मास इंटू कॉपर का स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से कॉपर का मास कितना आ रहा है? 4.5 अपॉन 0.09, सो दिस इज 450 अपॉन 9, मतलब कॉपर का मास 50 ग्राम्स होगा। ऑप्शन ए में क्या बोला है? 0.5 kgs। अच्छा, तो ये kgs में कितना हो जाएगा? अपॉन 1000, और अपॉन 1000 करने पर तो ये 0.05 आ जाएगा, राइट। सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, थर्मल कैपेसिटी ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर कितना होगा? थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमारा मास 0.05 आ गया। अच्छा, यहीं से देख लो ना, यहाँ पे अपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ। मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा? 4.5 इंटू 1, तो 4.5। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर बाय 8 डिग्रीज कितना होगा? मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज 0.09। अच्छा, मास को ग्राम्स में ले लो, अपन सब कुछ SI में ले रहे। तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 4.5 थर्मल कैपेसिटी, और 8 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट सप्लाइड कितना होगा? 4.5 इंटू 8, तो 36 कैलोरीज। मैच हो रहा है ऑप्शन सी भी। ऑप्शन डी, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 15 ग्राम्स ऑफ आइस। 15 ग्राम्स ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी? M इंटू LF।
तो 15 इंटू 80, ऑप्शन डी भी मैच हो रहा है, 1200 कैलोरीज। ओके, क्वेश्चन 5, a clock is calibrated at 20 डिग्रीज, मतलब 20 डिग्रीज पे वो करेक्ट रीडिंग देगा, करेक्ट टाइम दिखाएगा। Assume that the pendulum is a thin brass rod of negligible mass with a very heavy bob attached to the end. On a hot day at 30 degrees, तो अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम होगा? टेम्परेचर को थीटा मान लेते, तो टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ गया तो क्लॉक स्लो रन करेगा, दैट मीन्स इट विल लूज टाइम, है ना, ये कन्वेंशन अपन ने पढ़ा था। और वैसे ही अगर टेम्परेचर कम हुआ तो टाइम पीरियड भी कम होगा, और टाइम पीरियड कम होना मतलब वो फास्ट रन करेगा, तो इट विल गेन टाइम। और कितना टाइम लूज या फिर गेन करेगा उसका फॉर्मूला क्या था? लॉस और गेन इन टाइम पर यूनिट टाइम अपॉन टी इक्वल्स टू हाफ अल्फा टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कौन से रेफरेंस से मेजर करते? उस रेफरेंस टेम्परेचर से जिसपे वो करेक्ट टाइम दिखा रहा था, इस केस में वो 20 डिग्रीज है। तो 30 डिग्रीज पे क्या होगा? ये 30 डिग्रीज पे हाफ इंटू अल्फा, अल्फा मतलब 19 इंटू 10 टू द पावर -6, ये दिया हुआ है। एंड 30 डिग्रीज पे चेंज इन टेम्परेचर क्या लेंगे? 30 माइनस 20 विच इज 10, राइट? तो कितना आ रहा है ये? 8.5। 8.5 इंटू 10 टू द पावर -5, ये टाइम लॉस्ट होगा या टाइम गेन्ड होगा? टेम्परेचर बढ़ा है मतलब टाइम लॉस्ट होगा, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। और वैसे ही कूल डे में वो टाइम गेन करेगा। अच्छा, सी और डी में शायद दोनों में वो लोगों ने गलती से सेम दे दिया। और कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सिंगल डे में चाहिए तो अपन सिंगल डे के टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंगल डे में कितने सेकेंड्स होते? 24 इंटू 3600। तो इसको सॉल्व करने पर ऑप्शन बी मैच हो जाएगा। और ऑप्शन सी और डी में जिसमें भी गेन होगा, यहाँ पे तो गलती से दोनों ऑप्शन में गेन दे दिया, बट जिसमें भी गेन होता है अपन वो वाला ऑप्शन टिक कर देते, राइट? आई थिंक इसको सॉल्व करने पर 8.2 ही आ जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं। ये तुम बाद में वेरीफाई कर लेना। ओके, कॉन्सेप्ट सबको याद है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड? कुछ डाउट है इसमें किसी को भी? No. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ अ स्लैब ऑफ आइस एट 273 केल्विन, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। तो देखो, जब आइस मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होके जब पानी बनता है, तो वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? ये सबको पता होना चाहिए। आइस के केस में वॉल्यूम कम हो जाता है ना? आइस का डेंसिटी कितना? 0.9, पानी का डेंसिटी 1। तो मास कंजर्वेशन से अपन ने सीखा था ना, ये आइस जब मेल्ट होता है तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। और वॉल्यूम का कम होना मतलब अपन ने गैस में पढ़ा था कि वॉल्यूम का कम होना मतलब वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव। तो यहाँ पे भी आइस का अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन बाय द आइस विल बी नेगेटिव, राइट? दैट मीन्स वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एटमोस्फियर ऑन द आइस विल बी पॉजिटिव। एक्सटर्नल एटमोस्फियर जो होगा वो आइस को कंप्रेस करने की ही कोशिश कर रहा होगा ना, इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा सब जगह से। तो ऐसे में अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्सटर्नल एटमोस्फियर पॉजिटिव वर्क करता है, राइट? और अपन बोल सकते हैं कि आइस ने नेगेटिव वर्क किया होगा। तो ऑप्शन ए और बी में से कौन सा मैच हो रहा है? पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द आइस वाटर सिस्टम ऑन द एटमोस्फियर, नहीं ये गलत होगा। आइस वाटर सिस्टम ने एटमोस्फियर पे नेगेटिव वर्क किया होगा और एटमोस्फियर ने आइस वाटर सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क किया होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो यूज कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा यू जो है वो Q माइनस W होगा। Q मतलब जो हीट अपन ने सप्लाई किया होगा उसको मेल्ट करने के लिए, विच इज M इंटू एल।
एंड W मतलब एक्सटर्नल प्रेशर टाइम्स डेल्टा V। चेंज इन वॉल्यूम तो बहुत ही कम होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, राइट। तो कंपैरेटिवली M इंटू L का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी शुड डिक्रीज। और ये अपन लॉजिकली भी बोल सकते हैं, आइस जब पानी में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनका एनर्जी ज्यादा होगा, राइट। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रहे होंगे। तो ऑप्शन सी सही। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू एस। तो मास पे डिपेंड करेगा और स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन सी और डी सही होंगे। क्वेश्चन 8, इफ हीट इज सप्लाइड टू अ सॉलिड, इट्स टेम्परेचर। मान लो एक आइस का एग्जांपल ले लो, इसमें अगर मैं हीट सप्लाई करता हूँ तो आइदर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है अगर वो स्टेट चेंज कर रहा है तो, और अगर वो सेम स्टेट में है तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, राइट। सो टेम्परेचर मे रिमेन कांस्टेंट और टेम्परेचर मे इंक्रीज। ऑप्शन बी और सी सही होंगे। द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट is observed to be constant during a period. In this period, heat may have been supplied to the body. अच्छा, ये क्वेश्चन तो सेम था ना जो अपन देख चुके पहले। हीट सप्लाई भी हो सकता है और एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, राइट। Yes. A metallic circular disc having a circular hole at its center rotates about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. डिस्क को जब हम हीट करेंगे तो उसका रेडियस बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, है ना। बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस केस में। ये तुमने रोटेशन में पढ़ा होगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो स्पीड, एंगुलर स्पीड कम हो जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं? डायमीटर बढ़ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है और स्पीड कम हो रहा है, राइट। क्वेश्चन 11, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड टू राइज इन अ पीरियड। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? हीट इज सर्टेनली सप्लाइड, हीट इज सर्टेनली नॉट सप्लाइड। नहीं, ये तो अपन डेफिनेटली नहीं बोल सकते ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट सप्लाई करने के बजाय उस पर वर्क भी किया हो सकता है। सो हीट मे हैव बीन सप्लाइड, ऑप्शन सी सही होगा, या फिर वर्क मे हैव आल्सो बीन डन ऑन इट। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज द सेम फॉर ऑल आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल। देखो, किसी भी गैस के टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग अलग होते हैं, डायटोमिक, मोनोएटॉमिक, है ना, पॉलीएटॉमिक। बट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होंगे फॉर ट्रांसलेशन, किसी भी टाइप के गैस के लिए, राइट। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स nRT/2 इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। अगर टोटल निकालना होता टोटल की, तो मैं टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करता, बट इस केस में खाली ट्रांसलेशन की बात हो रही है, तो ये 3 nRT/2 होगा ना। और 1 मोल की बात हो रही, तो n को भी 1 डाल देंगे। तो देखो, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, या फिर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हर गैस के लिए ये सेम ही होगा। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, फॉर 1 ग्राम, तो 1 ग्राम के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास होगा, जो कि हर गैस के लिए अलग होगा, राइट। तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, ये तो सबने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, दिस इज इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर। तो ऑप्शन सी सही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ये सबके लिए अलग होगा। ऑप्शन ए और सी सही होंगे सिर्फ, राइट। Which of the following quantities is zero on an average for the molecules of an ideal gas? Molecules का random motion होता है, random motion मतलब average velocity is zero, तो average momentum भी zero होगा, right? बाकी kinetic energy, speed, density ये सारे नॉन जीरो हैं। Consider the collision between
oxygen molecule and hydrogen molecule in a mixture of oxygen and hydrogen kept at a room temperature. Which of the following are possible? तो देखो जब कोलिजन होगा, कोलिजन हमें पता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, राइट? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी को भी अपन कंजर्व कर सकते हैं। तो कोलिजन के दौरान आइदर एक का एनर्जी बढ़ेगा और एक का कम होगा, बट दोनों का बढ़ना या दोनों का कम होना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट है, और उसी लॉजिक से ऑप्शन सी और डी सही हो सकते हैं। एक का बढ़ सकता है और दूसरे का कम हो सकता है, राइट? 15th, मोलार हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल गैस। अच्छा, मोलार हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अपन ने देखा था CV प्लस R अपॉन 1 - x, और अपन ने देखा था कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन -∞ टू इनफाइनाइट। तो मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, CV या फिर CP के इक्वल भी हो सकता है, या फिर इन दोनों के बीच में भी लाई कर सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? प्रोसेस पे, कैसा टाइप का प्रोसेस है उस पर डिपेंड करेगा, राइट? क्वेश्चन 16, द RMS translational speed for all ideal gas at the same temperature is not the same, but it depends on the mass. देखो, ट्रांसलेशनल स्पीड, RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? 3RT/m, राइट? तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल के एक्चुअल मास पे भी डिपेंड करेगा। ऑप्शन ए सही है। ईच पार्टिकल इन अ गैस हैज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी and the equation half VRMS का square, which comes out to be 3/2 kT. एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एवरेज जो है वो 3/2 kT आ जाएगा, राइट? Establishes the relation between average translational kinetic energy per particle and temperature of an ideal gas. बट ये बात बोलना तो गलत है ना कि हर एक पार्टिकल का इतना होगा। एक्चुअल में तो हर एक पार्टिकल का अगर देखने जाएंगे तो सबका अलग अलग स्पीड होगा। अपन हमेशा एवरेज की बात करते हैं, और हमारे पास कंटेनर में जो गैस मॉलिक्यूल्स है, उन सारे गैस मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड भी नहीं, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड एंड देन अंडर रूट, उसी को अपन RMS बोलते हैं ना। तो RMS की हम कभी भी एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करते, हम सारे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो ऐसा बोलना गलत होगा कि 3/2 kT इज द स्पीड ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, राइट? तो इसलिए ऑप्शन बी गलत है। इफ द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल्ड फ्रॉम 100 to 200, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो डबल। नहीं, ये गलत होगा। देखो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस किया जा रहा है, वेरएस अपन जो टेम्परेचर लेते हैं फॉर्मूला में वो केल्विन में होना चाहिए, राइट? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा 3/2 nRT फॉर ट्रांसलेशन, और इन जनरल हाफ इंटू 1/2 nRT ये अपन लेते। तो इसमें टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होना चाहिए, और केल्विन में अगर टेम्परेचर डबल हुआ तभी अपन के को डबल मानेंगे। एक सेकेंड, हाँ ये देखो, ये वाला फॉर्मूला इधर भी अपन ने यूज किया था। तो ऑप्शन सी भी गलत होगा ना? व्हाट अबाउट ऑप्शन डी? It is possible for both pressure and volume of a monoatomic ideal gas to change simultaneously without causing the internal energy of the gas to change. टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हुआ तो पॉसिबल है ना? मान लो प्रेशर को हाफ कर दिया और वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में दोनों प्रेशर वॉल्यूम चेंज होंगे, बट इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी भी सही है। क्वेश्चन 17, एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए to state B along a straight line path in the PV diagram. मान लो ऐसे लेके जा रहे हो उसको, स्टेट ए में प्रेशर P, वॉल्यूम V, और उसको स्टेट ए से स्टेट B लेके जा रहे हैं जहाँ पे प्रेशर P/2 हो गया और वॉल्यूम 2V हो गया। Select the correct statements from the following. The work done by the gas in the process A to B
exceeds the work done that would be done by it if the system was taken along an isotherm. देखो सिस्टम को अगर आइसोथर्म के along लेके जाते तो आइसोथर्म तो ऐसा होता ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और आइसोथर्म के केस में जो वर्क डन होता है वो ये वाला एरिया होता, पहले स्ट्रेट लाइन के लिए जो वर्क डन है उसमें ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही है ना। स्ट्रेट लाइन के केस में वर्क डन आइसोथर्म के केस से ज्यादा होगा। इन द टीवी डायग्राम, अच्छा यहाँ पे प्रेशर को मैं माइनस एम एक्स प्लस सी लिख सकता, माइनस एम वी प्लस सी, और पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये भी पता है हमें, राइट। तो प्रेशर को अपन एनआरटी अपॉन वी लिख सकते हैं। अगर मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए तो प्रेशर को एनआरटी अपॉन वी लिख दो, और ये वी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो टेम्परेचर जो है वो वी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, तो इसका ग्राफ पैराबोला होगा। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, in the PT diagram the path AB becomes a part of hyperbola. PT डायग्राम के लिए अपन वॉल्यूम को nRT बाई P लिख देंगे, राइट। तो ये जो इक्वेशन है ये प्रेशर इक्वल्स टू माइनस एम nRT बाई P प्लस सी, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर और P के बीच में जो रिलेशन है वो क्वाड्रेटिक जैसे ही आएगा, राइट। तो इसका ग्राफ भी पैराबोला होना चाहिए। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, व्हेन गोइंग फ्रॉम ए टू बी टेम्परेचर विल फर्स्ट इंक्रीज। देखो आइसोथर्म से ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो टेम्परेचर पहले बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा, और बी पे वापस ए जितना ही टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि पी इंटू वी दोनों केस में सेम है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 18, a closed vessel contains a mixture of two diatomic gases A and B. Molar mass of A is 16 times the molar mass of B. And mass of gas A contained in vessel is 2 times the mass of B. Mass of A is 2 times the mass of B. ये information दिया हुआ है। Which of the following statements are correct? Average kinetic energy per molecule of A is equals to that of B. देखो kinetic energy per molecule का जो फॉर्मूला है वो 3/2, अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो 3/2, राइट, टाइम्स KT होता है पर मॉलिक्यूल के लिए, और अगर ओवरऑल टोटल की बात करें तो 1/2 इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू KT, ये एक मॉलिक्यूल का होगा, और n मॉलिक्यूल्स के लिए अपन इंटू n करते थे, और यहाँ पे दोनों गैस का जो टाइप है वो डायटोमिक दिया हुआ, तो ऑप्शन ए सही है, पर मॉलिक्यूल दोनों के लिए सेम होगा, राइट। ऑप्शन बी देखो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए। वेलोसिटी RMS स्पीड का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास में कोई रिलेशन दिया हुआ है, हाँ ये वाला, ये मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन है, राइट। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ बी अपॉन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए इज अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, तो ये 4 आ जाएगा। ऑप्शन बी भी सही है। Pressure exerted by B is 8 times of that exerted by A. प्रेशर में कैसे रिलेशन निकालेंगे, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है प्रेशर का? टेम्परेचर दोनों का सेम दिया हुआ और एक क्लोज्ड वेसल में दोनों को रखा हुआ, तो वॉल्यूम भी सेम होगा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज कर लो ना, टेम्परेचर और वॉल्यूम ये दोनों सेम, दोनों गैसेस के लिए, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में दोनों के खाली नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं ना, तुम यहाँ पे देख सकते हो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर अगर वॉल्यूम सेम है तो प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, तो
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इसको मैं मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी ऐसे लिख सकता हूँ. मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी इज 2 and molecular mass of B upon molecular mass of A is 1/16. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 1/8 आ रहा है, मतलब बी ने 8 टाइम्स प्रेशर एग्जर्ट किया होगा. ऑप्शन सी भी सही है ना. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इन द कंटेनर इज 8 टाइम्स. करेक्ट. यहाँ पे बी का अगर नंबर ऑफ मोल्स 8 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ए है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए दोनों को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 8 टाइम्स होगा, है ना. सारे ऑप्शन सही. अच्छा देखो, ये तो स्टैंडर्ड सवाल है, ये अपन देख चुके हैं ना पहले. यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर के साथ स्ट्रेट लाइन से ए से भी लेके जा रहे, तो टेम्परेचर पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, है ना. 3 particles have speeds 2u, 3u and 4u. Which of the following statements is correct? The RMS speed exceeds the mean speed. ये तुम खुद से कैलकुलेट करके भी वेरीफाई कर सकते हो. RMS स्पीड ये होगा, बाय डेफिनेशन इसको RMS स्पीड बोलते और इसको मीन स्पीड बोलते. तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा, ये तुम बाद में वेरीफाई कर सकते हो. ऑप्शन ए सही है. तो मीन स्पीड एक्सीड्स RMS स्पीड, ये गलत हो गया. सी भी गलत हो गया. एंड RMS स्पीड एक्सीड्स द मीन स्पीड बाय लेस देन यू. तो ये सॉल्व करके देख लेना. RMS स्पीड निकाल लेना यहाँ से और यहाँ से मीन स्पीड निकाल लेना और दोनों का डिफरेंस ले लेना, RMS माइनस मीन, और चेक कर लेना कि ये डिफरेंस लेस देन यू आ रहा है कि नहीं. राइट, शायद आ जाएगा लेस देन. यस सर. यस तो सर. ऑप्शन डी भी सही होगा. राइट, ए एंड डी इज करेक्ट. 21. 4 cylinders contain equal number of moles of argon, hydrogen, nitrogen and carbon dioxide at same temperature. The energy is minimum. Equal number of moles के लिए एनर्जी कैसे निकालेंगे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगा ना. यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इन सब में आर्गन जो है उसमें सबसे कम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. राइट, ये मोनो एटॉमिक है. और एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, 1/2 nRT इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो आर्गन के लिए एनर्जी मिनिमम होगा. राइट, क्योंकि इसके सबसे कम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. Figure shows graphs of pressure versus density for an ideal gas at 2 temperatures T1 and T2. Pressure versus density. Pm equals to rho RT. अच्छा, ग्राफ में हमको देना चाहिए था कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं. डॉटेड लाइन से हमको दिखाना चाहिए था. शायद ऐसा लग रहा है ना, ओरिजिन से पास करेगा ही. तो अपन इसी अजम्पशन में सवाल को सॉल्व करेंगे. Pm equals to rho RT. तो प्रेशर को अपन RT by M टाइम्स रो लिख सकते हैं. और ये ग्राफ एक ही आइडियल गैस के लिए, द प्रेशर शोज ग्राफ फॉर प्रेशर वर्सेस डेंसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स. तो m दोनों के लिए सेम होगा, दोनों ग्राफ्स के लिए. तो टेम्परेचर अलग होगा, तो जिसका भी स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा. ये वाला जो टर्म है स्लोप का काम कर रहा है. राइट, तो अगर अपन ओरिजिन से पास होता हुआ मानते तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है. और टेम्परेचर ज्यादा तो इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा, ऑप्शन सी भी सही होगा. राइट. क्वेश्चन 23. In the shown thermodynamic process, the correct statement is heat given in the complete cycle. देखो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है और क्लॉकवाइज साइकिल है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव. एंड फॉर द एंटायर साइकिल Q इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि पूरे साइकिल के लिए डेल्टा U 0 होगा, है ना. तो हीट गिवन विल बी इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन कितना होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो कि हाफ P0 V0. ऑप्शन ए सही है. वर्क डन भी हाफ P0 V0, ए और सी. राइट, आसान सवाल था ये भी. An ideal gas is taken through the cycle as shown in the figure. If the net heat supplied to the gas
इन द साइकिल इज 4 जूल्स। तो यहाँ पे Q दिया हुआ है 4 जूल्स, और पूरे साइकिल के लिए डेल्टा U 0। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन भी 4 जूल्स आ जाएगा। ऑप्शन ए। An ideal gas undergoes a thermodynamic cycle as shown in the figure. Which of the following graphs represent the same cycle? अच्छा देखो, यहाँ पे y एक्सिस पे दिया नहीं कि y एक्सिस पे क्या रखा हुआ था। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ना ये? नहीं सर, वो दिया है, वो आई थिंक आपने क्रॉप करने में कट कर दिया होगा। वो क्या दिया था, कोई बता सकता है मुझे? B2C लेफ्ट में जा रहा है, और वो जो A है, हाँ वहाँ पर C है, और यहाँ वहाँ पर B है, लेफ्ट है। ऐसा नहीं नहीं नहीं, B वहाँ राइट में है। ऐसा हाँ ग्राफ बस, है? हाँ यस। ओके ठीक है। और y एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, प्रेशर या वॉल्यूम? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम, ओके। तो फिर अभी अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो ए टू बी वाला जो ग्राफ है वो आइसोबारिक होगा ना। वीटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो ए टू बी इज आइसोबारिक विद टेम्परेचर इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। बी टू सी मतलब आइसोकोरिक, टेम्परेचर कम होते हुए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। एंड कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब पीटी ग्राफ में वो एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होना चाहिए, बी टू सी। यस सर। तो ऑप्शन सी और डी भी एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए मैच हो रहा है। एंड सी टू ए भी वेरीफाई कर लो। सी टू ए इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सी और डी में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो इसको अलग से चेक करना चाहिए। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में क्या होगा? ए टू बी मतलब कांस्टेंट प्रेशर, तो दोनों मैच हो रहे हैं अभी तक ए टू बी में। बी टू सी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये भी दोनों मैच हो रहे हैं। सी टू ए इज कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, तो ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ऑप्शन सी। ओके। Question 26. In the cyclic process shown in the figure, delta U1, delta U2 represents the change in internal energy in process A and B, respectively. If delta Q is the net heat given to the system and delta W is the work done in the system, then अच्छा देखो, पूरे साइकिल के लिए वर्क डन तो पॉजिटिव होगा। प्रोसेस ए के लिए अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं, वर्क डन इन प्रोसेस ए इज मोर मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर टू वर्क डन इन प्रोसेस बी, है ना। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक एक करके। डेल्टा U1 एंड डेल्टा U2 आर द चेंज इन इंटरनल एनर्जीज फॉर प्रोसेस ए एंड बी। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो पूरे साइकिल के लिए मिल जाएगा, एंड पूरे साइकिल के लिए 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है, राइट। यस सर। ऑप्शन बी गलत है। वैसे ही ऑप्शन सी, पूरे साइकिल के लिए डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये डेल्टा यू के इक्वल होता है, तो पूरे साइकिल के लिए ये भी 0 होगा। तो ऑप्शन सी भी सही है। ओके। क्वेश्चन 27. The pressure and volume of an ideal gas both increase in a process. Such process is not possible. पॉसिबल तो हो सकता है ना। The work done by the system is positive. The temperature of the system must increase. प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव ही होगा। बी ऑप्शन सही है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीज, ये ऑप्शन भी सही है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। डी ऑप्शन, heat supply to the gas is equals to the change in internal energy.
Q इक्वल्स टू डेल्टा यू, मतलब W को 0 मान रहे डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन तो गलत होगा और ए ऑप्शन भी गलत होना चाहिए ना, बट आई थिंक आंसर की में ए ऑप्शन भी दिया हुआ है बोलोगे। यस 27 दिया। का ABC दिख रहा है, बट ऐसा क्यों बोल रहे, सच अ प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, आई थिंक गलत दिया हुआ आंसर। कोई भी प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम दोनों बढ़ ही सकता है ना यार। द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बोथ इंक्रीज इन अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है वो स्पेसिफाई नहीं किया, कोई भी जनरल प्रोसेस की बात कर, तो ए भी गलत होगा, पॉसिबल तो हो ही सकता है। 28 देखो, in a process on a system, initial pressure and volume are equals to the final pressure and volume. The initial temperature must be equals to the final temperature. 28 का ए सही होगा, PV equals to nRT से। Initial internal energy, temperature same तो internal energy भी same। The net heat given to the process is 0, work done is 0, नहीं, ये अपन डेल्टा यू के लिए बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि डेल्टा यू does not depend on path, whereas work done and heat supply depends on the path, तो हमेशा 0 होना कंपल्सरी नहीं। Three identical adiabatic containers A, B, and C contains helium, neon, and oxygen respectively at equal pressure. The gases are pushed to half their original volumes. वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो टेम्परेचर के साथ क्या चेंज होगा? PV to the power gamma constant होगा and PV equals to nRT, right? हीलियम और नियॉन सेम कैटेगरी की मोनो, एंड ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक, तो कैसे कंपेयर करेंगे? अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहे, बस कंपेयर ही करना है, तो फाइनल टेम्परेचर इन ऑल द थ्री कंटेनर्स विल बी सेम, ये गलत है ना, क्योंकि गामा पे डिपेंड करेगा फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर भी गामा पे डिपेंड करेगा। हीलियम और नियॉन का गामा सेम है, तो प्रेशर ऑफ हीलियम एंड नियॉन विल बी द सेम, बट फॉर ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट, तो सी सही है। वैसे टेम्परेचर जो है वो भी हीलियम नियॉन का सेम रहेगा, मगर ऑक्सीजन का डिफरेंट होगा, है ना। यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट करना होता तो अपन रिलेशन निकाल लेते और गामा के टर्म्स में हमें आंसर मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 30, one end of metal rod is dipping in boiling water and the other end is dipping in melting ice. All parts of the rod are in thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम पे होना मतलब सबके टेम्परेचर सेम, तो सारे पार्ट्स के टेम्परेचर सेम तो नहीं हो सकते ना, सबके अलग अलग होंगे, तो ऑप्शन ए गलत होगा। वी कैन असाइन अ सिंगल टेम्परेचर टू द रॉड, नहीं, यहाँ पे भी रॉड के सारे पार्ट्स के टेम्परेचर अलग है, तो एक सिंगल टेम्परेचर तो असाइन नहीं कर पाएंगे। वी कैन असाइन अ टेम्परेचर टू द रॉड आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। देखो स्टेडी स्टेट का भी ये मतलब नहीं है कि सारे पॉइंट्स ने सेम टेम्परेचर अचीव कर ली, राइट। स्टेडी स्टेट का ये मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, मगर पोजीशन के साथ तो वेरी कर सकता है ना, तो ऑप्शन सी भी सही होगा। द स्टेट ऑफ द रॉड डज नॉट चेंज आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, ऑप्शन डी सही है, स्टेडी स्टेट रीच होने के बाद वो टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट होगा, राइट। द टेम्परेचर ड्रॉप थ्रू अ टू लेयर फर्नेस वॉल इज डेल्टा टी, ये टोटल टेम्परेचर ड्रॉप दिया, दोनों लेयर्स का एरिया सेम है। Which of the following actions will result in lowering temperature theta of the interface? यहाँ पे कौन सा हायर टेम्परेचर है वो मेंशन नहीं किया है ना। फर्नेस की बात करें, टेम्परेचर ड्रॉप थ्रू अ टू लेयर फर्नेस, तो ऑब्वियसली इनर टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, इसको अगर मैं T1 मान लूं, ये फर्नेस का अंदर वाला लेयर है और ये फर्नेस का बाहर वाला लेयर है, तो फर्नेस के लिए T1 शुड बी मोर देन T2, ये अपन खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, इनर का जो रेजिस्टेंस होगा, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L अपॉन के ए, तो इसको L1 अपॉन K1A मान लेते, और आउटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो L2 अपॉन K2 है।
ये वाले लेयर के अक्रॉस जो टेम्परेचर ड्रॉप है, इसको अगर मैं डेल्टा T1 मान लूँ, तो डेल्टा T1 की वैल्यू होती थी R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स डेल्टा T, है ना। रेजिस्टर्स के फॉर्म में तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर दो रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड है R1 R2, और इनके अक्रॉस अगर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं, इस केस में टेम्परेचर डिफरेंस, तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी लॉजिक से अपन ये बोल पा रहे, और हमें क्या करना है, इंटरफेस का टेम्परेचर लोअर करना है। तो इंटरफेस का टेम्परेचर लोअर करने के लिए डेल्टा T1 को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं डेल्टा T1 ये डिफरेंस बढ़ा दूं, तभी इंटरफेस का टेम्परेचर लोअर होके T1 से डिफरेंस बढ़ पाएगा, राइट। और डेल्टा T1 को बढ़ाने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आइधर R1 को बढ़ा दो या फिर R2 को कम कर दो। तो ऑप्शंस देखते, बाय इंक्रीजिंग द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द आउटर लेयर। आउटर लेयर का अगर मैं कंडक्टिविटी बढ़ा दूं, तो R2 कम हो जाएगा, और R2 कम हो गया तो भी डेल्टा T1 बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए सही है। समझा ये लॉजिक सबको? बाय इंक्रीजिंग द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इनर लेयर, तो इससे तो R1 कम हो रहा है। हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर R1 को बढ़ाओ या फिर R2 को कम करो। तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी, बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ आउटर लेयर। आउटर लेयर का थिकनेस अगर अपन बढ़ाते तो R2 बढ़ जाएगा, नहीं चलेगा, ये अपन को R2 को कम करना। बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ इनर लेयर, इनर लेयर का थिकनेस बढ़ाने पर R1 बढ़ जाएगा, तो R1 बढ़ना भी अलाउड है। तो ऑप्शन डी भी मैच हो रहा है, राइट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी, क्वेश्चन 32। गुड रिफ्लेक्टर्स आर गुड एमिटर्स ऑफ थर्मल रेडिएशन। ये ऑप्शन सही है कि गलत है? गलत है। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, राइट। बर्न्स कॉज्ड बाय वाटर एट 100 डिग्रीज आर मोर सीवियर देन दोज कॉज्ड बाय स्टीम। स्टीम से ज्यादा सीवियर होगा ना, क्योंकि स्टीम जो है वो पहले पानी में कंडेंस होने के लिए भी तुम्हारे बॉडी से और हीट सप्लाई करेगा तुम्हारे बॉडी को, राइट। इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर इट वुड बिकम इनटॉलरेबली कोल्ड। यस, क्योंकि अर्थ जो है वो क्या करता है, वो हीट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है। एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से ही सन से जो रेज आ रही है वो अंदर कंटेन रह पा रही, राइट। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑफ 100% एफिशिएंसी। ये भी अपन ने सेकंड लॉ में पढ़ा था। तो ऑप्शन सी और डी दोनों सही होंगे। Two identical objects A and B are at temperature TA and TB respectively. Both objects are placed in a room with perfectly absorbing walls maintained at temperature T. T temperature जो है वो TA और TB के बीच में। The object A and B attain the temperature T eventually. Select the correct statements from the following. A only emits radiation while B only absorbs radiation. ये गलत है ना, अपने प्रीवियस थ्योरी में अपने पढ़ा था कि दोनों एब्जॉर्ब और एमिट दोनों करेंगे, बट एक ज्यादा और एक कम हो सकता है। So option A is incorrect. Option B, A loses more heat by radiation than it absorbs. A का टेम्परेचर कम हो रहा होगा ना, तो वो एमिट ज्यादा कर रहा होगा और एब्जॉर्ब कम कर रहा होगा, और वैसे ही B का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो B एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा होगा। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, बोथ A एंड B एब्जॉर्ब बट डू नॉट एमिट। तो ऑप्शन सी भी गलत होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एमिशन दोनों हो रहा होगा, राइट। एंड ऑप्शन डी, each object continuously emits and absorbs radiation even after achieving temperature T. सराउंडिंग का टेम्परेचर अचीव करने के बाद भी दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली इक्वली हो रहे होंगे। तो ऑप्शन डी भी सही, बाय प्रीवियस थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। क्वेश्चन 34। A solid sphere and a hollow sphere of the same material and of equal radii are heated to the same temperature. Both will emit equal amount of radiation per unit time in the beginning.
स्टीफन्स लॉ से क्या पढ़ा था अपने, रेट ऑफ हीट रेडिएशंस एमिटेड इज सिग्मा इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो सॉलिड हो या हॉलो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अगर सेम रेडियस है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सेम होगा। सॉरी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होगा, ये एक्सपोज्ड एरिया होगा, एक्सपोज टू सराउंडिंग। तो दोनों के लिए एक्सपोज एरिया सेम होगा, तो ऑप्शन ए सही है। एमिट भी सेम करेंगे, एब्जॉर्ब भी सेम करेंगे, राइट। बट जो रेट ऑफ कूलिंग होगा वो सेम नहीं होगा। यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी को अपन एम एस डी टी बाई डी टी लिख सकते हैं, एंड ऑब्वियसली सेम मटेरियल के बने हुए, तो हॉलो का जो मास है वो सॉलिड के मास से कम होगा, है ना। ये टर्म दोनों के लिए सेम है। तो जो रेट ऑफ टेम्परेचर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है, जिसका मास कम उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट। और क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग दोनों के लिए अलग है, तो किसी भी इंस्टेंट पे दोनों के टेम्परेचर्स भी अलग होंगे, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा, राइट। एंड इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 35, heated body emits radiation which has maximum intensity near the frequency V0. The emissivity of the material is 0.5. If its absolute temperature of the body is doubled, देखो हमें पता है कि T times lambda m ये कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर को अगर अपन ने डबल कर दिया तो जिस लैम्बडा पे मैक्सिमम वेव्स निकल रही होंगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेव्स, वो हाफ हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा में क्या रिलेशन होता है, लैम्बडा इज c अपॉन f। तो अगर लैम्बडा हाफ हुआ तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा, c सेम है दोनों की। तो ऑप्शन ए देखो क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विल बी नियर टू वी नॉट। करेक्ट, टेम्परेचर अगर डबल हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगा, और टोटल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के फोर्थ पावर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर डबल हो गया तो टोटल एनर्जी एमिटेड वो 16 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन सी भी सही है, राइट। एक्सरसाइज 2 सबको समझ में आ गया, कुछ भी डाउट है किसी को भी? ओके चलो फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में अपन एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैं अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ।